मैं कुछ कहने के लिए आया हूं। जब मुझे अनुवाद इसका आमंत्रण मिला, so I was delighted, I was honored, I was surprised. खुश इसलिए हुआ कि मेरा उड़ीसा से बहुत पुराना संबंध है। मेरा उड़ीसा भुवनेश्वर, कोणार्क, कटक नहीं है। मेरा उड़ीसा बरगढ़ और संबलपुर है, जहां मैं बचपन से बहुत बार गया, जहां मेरे तमाम मित्र हैं। मैं प्रीतेश भाई को देख रहा हूं, यहां बैठे हैं। लिंगराज भाई भी यहां कहीं बैठे हैं, और बहुत मित्र जिनका आपने जिक्र किया। ये उड़ीसा मेरे दोस्तों का उड़ीसा है, और ये उड़ीसा, जैसा आपने जिक्र किया, ये किशन पटनायक का उड़ीसा है मेरे लिए, जिससे मैंने अपनी प्रेरणा ली। अगर आज मैं सार्वजनिक जीवन में हूं तो उसका एक प्रमुख कारण किशन जी है। लोग सच को, ट्रुथ को किताबों में देखते हैं, लोग उसे धर्म ग्रंथों में देखते हैं। मैंने उस सत्य को, सौम्या जी ने सत्य का जिक्र किया, मैंने उस सत्य के दर्शन किशन पटनायक में किए। 20 वर्ष मैं उनके साथ रहा, किसी ना किसी कैपेसिटी में। 20 वर्ष तक, 1983-84 से लेके 2004 तक। मैंने एक बार भी, इस 20 वर्षों में मैंने किशन जी को एक बार भी छोटा या बड़ा झूठ बोलते हुए नहीं सुना। सार्वजनिक जीवन में पॉलिटिशियन थे वो, पॉलिटिशियन जो कि 20 वर्ष में छोटा झूठ भी नहीं बोले। छोटे झूठ हम सब बोल देते हैं, किसी से मिलना नहीं हो तो कहते हैं मीटिंग है, बिजी हूं, बाथरूम में हूं, ये सब चीजें। एक बार मैंने झूठ बोलते नहीं सुना, या आधा सच बोलते हुए नहीं सुना। जब किशन जी बोलते थे, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उन्हें सुना था, ऐसा लगता था वो नहीं बोल रहे हैं, सच का प्रवाह हो रहा है अपने आप, जैसे वो केवल निमित्त हैं, वाहन हैं, और सच उसमें से बाहर आ रहा है। वो सच कड़वा भी हो सकता था, वो सच ऐसा हो सकता था जिसका हम सामना नहीं करना चाहते हों, लेकिन किशन जी वो पूरा सच हमारे सामने रखते थे। That's why I was delighted. I'm honored. मुझे गर्व है, खुशी है कि संवाद परिवार ने अपने 37वें जन्मदिन पर, वैसे सही कह रहे हैं 25 के बाद जन्मदिन मनाना नहीं चाहिए, आप ठीक कहते हैं। मैं भी कई बार सोचता हूं जन्मदिन में मेरा क्या योगदान है भाई, माँ बाप का योगदान है, मैंने क्या किया। लेकिन 37वां आपका जन्मदिन और कनक न्यूज़ का 12वां जो जयंती है, उस पर आपने मुझे चुना। और इस वक्त जबकि पूरी दुनिया में प्रिंट मीडिया सिकुड़ रहा है, उस समय संवाद जैसे अखबार इस देश में फैल रहे हैं। और प्रिंट मीडिया आज भी वैसे आप मेरे को टीवी पे देखते रहते हैं, पर एक सच बताऊं, मेरे घर में टीवी नहीं है, मैं टीवी कभी नहीं देखता। सुबह उठ के 6 अखबार पढ़ता हूं, अभी भी मैं न्यूज़पेपर से अपनी न्यूज़ लेता हूं, टीवी से कभी न्यूज़ नहीं लेता। सो प्रिंट स्टिल कंटिन्यूज टू बी रियल। और ऐसे में हमारे देश में प्रिंट का जो विस्तार हो रहा है, उन लोगों तक जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उन तक प्रिंट मीडिया जा रहा है। ऐसे अवसर पे मैं जुड़ सका, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मुझे कुछ सरप्राइज भी हुआ। सरप्राइज इसलिए कि मुझे लगा ये अखबार रिस्क क्यों ले रहा है मुझे बुला के। इट्स ए वेरी रिस्की थिंग टू इनवाइट मी। पता नहीं बाद में क्या हो जाए, दिल्ली से आपको किसका फोन आ जाए और कहीं पता लगा एडवर्टीजमेंट कट गया अखबार का, क्या पता लगता है। सो मैंने सौम्या बाबू को यही कहा कि आपने बहुत रिस्क लिया है। खैर आपने बहुत उदारता से इस बात का जवाब दिया, और आपने बाद में कहा भी। मुझे लगा कि हो सकता है सौम्या बाबू और हम सब लोग प्रधानमंत्री से इंस्पायर्ड हो गए हों। आपको ध्यान है, 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो अपने आलोचकों का बड़ा इंतजार करते हैं। He really wants criticism. He doesn't get it. So I'm going to do that.
मेरे को लगा अब प्रधानमंत्री से तो प्रेरणा लेनी चाहिए ना, तो प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेके मुझे लगा कि कुछ बताना चाहिए कि आज इस देश में क्या हो रहा है, जिसे हम मीडिया कहते हैं, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उसका सच क्या है, यह हमें जानना चाहिए। एक किताब आई है 2 साल पहले, किताब का नाम है हाउ डेमोक्रेसीज डाई, लोकतंत्र की अंत, मृत्यु कैसे होती है। द बुक इज बाय 2 अमेरिकन ऑथर्स, डेनियल ज़ेफ्लॉट, डेनियल ज़िबलैट एंड स्टीवन लेविंस्की। इस किताब का भारत से कोई संबंध नहीं है, घबराइए नहीं। ये किताब अमेरिका के बारे में है, ये किताब रूस के बारे में है, ये किताब टर्की के बारे में है, और ये किताब बताती है कि दुनिया में कैसे लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है। और बेसिकली ये किताब सिर्फ एक बात बताती है कि 20th सेंचुरी का जो मॉडल था लोकतंत्र की हत्या करने का, वो एक झटके में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाता था। कोई टीवी पे, रेडियो पे आता था, कहता था डेमोक्रेसी खत्म, अब मार्शल लॉ लागू हो गया है, सेंसरशिप आ गई है, अब डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। दैट्स एन ओल्ड मॉडल। आजकल लोग इतना बेकार तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या नहीं करते। आजकल बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं डेमोक्रेसी की हत्या करने के लिए। आजकल एक एक चाकू रोज चलता है, 1 इंच काटता है, और उसके साथ में डेमोक्रेसी का मंत्र पढ़ा जाता है। आजकल डेमोक्रेसी की हत्या डेमोक्रेसी का मंत्र पढ़ते हुए की जाती है। रोज सुबह आपको बताया जाता है भारत का महान लोकतंत्र, पूरा दुनिया के लिए मॉडल, और एक चाकू से 1 इंच लोकतंत्र को कम कर दिया जाता है। फिर भारत का लोकतंत्र कितना महान है, मैं लोकतंत्र में कितना विश्वास करता हूं, मेरे को आलोचक कितने पसंद हैं, एक चाकू और उसके बाद। ये 21st सेंचुरी का मॉडल है। ये किताब बताती है आपको कि दुनिया में लोकतंत्र को कैसे समाप्त किया जाता है। एग्जाम्पल्स भारत के बाहर के हैं, लेकिन वो सब एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करते वक्त कुछ इंस्टीट्यूशंस को सबसे पहले कैप्चर किया जाता है, और उसमें पहली इंस्टीट्यूशन है मीडिया। मीडिया को कैप्चर दुनिया में जिसने भी, चाहे पुतिन हो रूस में, चाहे एर्दोगन हो तुर्की में, चाहे राजपक्ष हो श्रीलंका में, लोकतंत्र के हत्यारे सबसे पहले मीडिया को कैप्चर करते हैं। क्या ऐसा हमारे देश में हो रहा है? ऐसा लगेगा नहीं, देखो तो अखबार है, मीडिया है, 31st एनिवर्सरी मन रही है, सब कुछ बढ़िया है देश में। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। इस देश में कोरोना की 2nd वेव में कितने लोग मरे? क्या आपको पता है? क्या किसी को भी इस देश में पता है? क्या किसी की हिम्मत है इस सवाल को पूछने की? भारत के मीडिया में नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स को इस सवाल में ज्यादा दिलचस्पी थी भारत के मीडिया की बजाय, और एस्टीमेट है कि कम से कम 40 लाख लोग मरे हैं कोरोना में। 40 lakh people have died, and this is not a headline in our country. क्या आपको पता है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया है, किसके पास गया है? सारे देश के कर्मचारियों से पैसा लिया गया, सारे देश की कंपनियों से पैसा लिया गया, और बाद में आपको बताया जाता है ये तो पब्लिक फंड है ही नहीं, इसका जवाब नहीं मिल सकता। क्या आपको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, किस कंपनी ने दिया है? पिछले कोरोना के कॉल में इस देश के 2 बड़े बिजनेस हाउस की प्रॉपर्टी 2 गुना से ज्यादा हो गई है 1 साल में। इस देश का हर व्यक्ति गरीब हुआ, लेकिन 2 व्यक्ति मालामाल हो गए। क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ पैसा लगाया था? ये जानना चाहिए ना हमें। इस लोकतंत्र में नागरिक होने के नाते ये सूचना तो मेरे पास होनी चाहिए ना। क्या है किसी के पास ये सूचना? किसी के पास नहीं है, हो नहीं सकती। ये सूचना आप जान नहीं सकते।
पेगासस में किस किस के फोन को टैप किया गया, क्यों टैप किया गया, क्या सौम्यरंजन जी का फोन भी उसमें से एक था? क्या आप जान सकते हैं? क्या इस बात को फ्रंट पेज पे आप छाप सकते हैं? फ्रंट पेज का जिक्र हुआ तो मैं आपको बताऊं, कल लखीमपुर खीरी में क्या हुआ आप सब जानते हैं। कल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। किसने? किसकी गाड़ी ने? एटलीस्ट गाड़ी का हम पक्का कह सकते हैं, इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी ने। वो खुद था या नहीं इस पे डिस्प्यूट है, चलिए डिस्प्यूट को छोड़ देते हैं, गाड़ी तो थी ना। और उसकी हेडलाइन क्या लगी है? मैं इस देश के सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाले हिंदी अखबार की हेडलाइन आपको बता रहा हूं, मैं उड़िया पढ़ता नहीं हूं। हिंदी अखबार की हेडलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश में अराजक किसानों का उपद्रव। उत्तर प्रदेश में अराजक, एनार्किक, अराजक किसानों का उपद्रव, 6 की गई जान। क्या पता लगता है आपको इससे? किसानों ने बदमाशी की, किसानों ने 6 लोगों को मार दिया। दिस इज मीडिया फॉर यू। This headline to my mind summarizes the state of media in this country. इसे आप न्यूज कहेंगे? इस झूठ को आप पूरे देश को परोस रहे हो। मुझे बताया जाता है कि सेंसरशिप नहीं है, बिल्कुल सेंसरशिप नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि सेंसरशिप होती तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि सेंसरशिप फॉर्मल है। सेंसरशिप में ऑर्डर किया जाता है, सेंसरशिप में एडिटर के पास आदेश आता है, और सेंसरशिप के बाद पढ़ने वाले को पता होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, वो सेंसर्ड है। आज सेंसरशिप से ज्यादा बुरी अवस्था है, क्योंकि ये इनफॉर्मल है, ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती। क्योंकि ये सिर्फ सरकार से नहीं आती, ये बिजनेस से ऑर्डर आते हैं, पार्टी से ऑर्डर आते हैं। आज सेंसरशिप नहीं है, आज 4 और शिप हैं। कौन कौन से? डीलरशिप है, कोर्टशिप है, रिलेशनशिप है, सेंसशिप है। क्या है ये 4 चीजें? डीलरशिप, जैसा मैंने कहा, मैं उड़ीसा की मीडिया के बारे में कुछ नहीं जानता, तो जो भी उदाहरण दूंगा दिल्ली से दूंगा, जिस मीडिया को मैं थोड़ा बहुत जानता हूं उसके बारे में दूंगा। देश भर के मीडिया के साथ आज सत्ताधारी पार्टी के डील्स हो रहे हैं। डील कई बार पैसे का होता है, कई बार सत्ता का होता है। डील एडवर्टीजमेंट्स का होता है, डील सर्कुलेशन का होता है। कोई 2 महीना पहले हिंदी के एक अखबार ने ऐसी जुर्रत कर दी कि उसने न्यूयॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट छाप दी कि 40 लाख लोग मर गए। उस अखबार ने ये एक और गलती कर दी कि उसने गंगा में जो लाश बह रही थी उसकी तस्वीर छाप दी। उस अखबार ने एक तीसरी गलती कर दी, उसने गुजरात और मध्य प्रदेश के शवगृह के आंकड़े छाप दिए। क्या हुआ उसके बाद? उस अखबार के सारे ऑफिसेज पे इनकम टैक्स का रेड पड़ा। सारे, सब कोई छुपी हुई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं, कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूं। पूरे देश में उस अखबार के ऑफिसेज पे इनकम टैक्स रेड पड़ा। उसके बाद से उस अखबार की हेडलाइंस थोड़ी बदली बदली नजर आती हैं, आप देख लीजिएगा। इसे मैं कहता हूं डीलरशिप। डील हो रहा है, उसमें एडिटर कहीं नहीं है, पॉलिटिकल मास्टर्स हैं और प्रोप्राइटर है, दोनों के बीच में डील हो रहा है। और डील एक और भी होता है कि तुम बात मान जाओ
नहीं तो तुम्हारी प्राइवेट लिमिटेड, तुम्हारी लिमिटेड कंपनी है, सॉरी पब्लिक ऑफर है तुम्हारा, हम तुम्हारी कंपनी के शेयर खरीद लेंगे। यह भी हुआ है। यह भी हुआ है कि प्रोप्राइटर के पास एडिटर को भेजा गया। दिल्ली का किस्सा है साहब। एक बड़े मीडिया हाउस के अंदर एक जर्नलिस्ट प्रोप्राइटर के पास पहुंचा, तो प्रोप्राइटर ने पूछा, आप कौन, कैसे आए? उसने कहा, आपके पास फोन नहीं आया अभी तक? उन्होंने कहा, नहीं। तभी फोन बजा और प्रोप्राइटर को बताया गया कि ये जर्नलिस्ट आपके सामने जो बैठा है, ये आपके मीडिया हाउस का एडिटर है। और वो एडिटर बन गया। कि आपके देश के किस्से हैं, मैं किसी दूसरे देश की कहानी नहीं सुना रहा हूं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इसे मैं डीलरशिप कहता हूं। लेकिन मामला सिर्फ डीलरशिप का नहीं है, कोर्टशिप भी है। कोर्टशिप क्या होती है? कोर्टशिप प्यार मोहब्बत में होती है, रोमांस में होती है। यहां रोमांस नहीं, आइडियोलॉजिकल रोमांस होता है। विचार से, एक खास तरह के विचार के लोगों को मीडिया में प्रमोट किया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनको जगह दी जाती है। जिन बातों को आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कहते हुए आपको शर्म आती थी, उस बातों को अब मंच से कहा जा रहा है, उस बातों को अखबार की हेडलाइन में छापा जा रहा है, क्योंकि देश का विचार बदल रहा है और उस विचार के साथ जुड़ते हुए सबको दिखना है। ये जो सेफ्रनाइजेशन कहा जाता है ना, शिक्षा में, बाकी चीजों में, ये सेफ्रनाइजेशन दरअसल डिग्रेडेशन है। हर विचारधारा के अपने पत्रकार होते हैं। एक जमाने में लेफ्ट के बहुत पत्रकार होते थे, फिर कांग्रेस के पक्ष के पत्रकार होते थे, बीजेपी के पक्ष के भी आएंगे, वो सामान्य बात है। लेकिन ऐसी पत्रकारिता जो हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध हो, ऐसी खबरें जो फेक हैं, जो फ्रंट पेज पे आज छप रही हैं, वो क्यों हो रहा है? इसे मैं कोर्टशिप बोलता हूं। तीसरा, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब उतना सुंदर रिलेशनशिप नहीं। रिलेशनशिप मतलब हर एक के बारे में फाइल रखी जाती है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसके भाई का कोई बिजनेस इंटरेस्ट है, किसकी डॉटर इन लॉ कहीं पे किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, किसका क्या कमजोरी है। हर पत्रकार का, हर एडिटर का, हर प्रोप्राइटर का फाइल रखा जाता है। इन्हीं का नहीं, जजेस का भी रखा जाता है, सबका रखा जाता है। और जब जिसकी जरूरत हो उसको उसकी फाइल दिखा दी जाती है। सिर्फ बड़े लोगों की नहीं, बड़े से छोटे तक की। एक अफसर मुझे बता रहे थे कि उनको पीएमओ से फोन आया। पीएमओ से फोन आया क्या? कि आप योगेंद्र यादव को ट्विटर पे फॉलो क्यों करते हैं? पीएमओ से फोन आया। मतलब आई फेल्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड कि चलो पीएमओ इस चीजों में भी इंटरेस्ट लेता है। कभी आपने देखा पीएम किन किन को फॉलो करते हैं? उसके ऊपर कोई स्टोरी नहीं होगी। ये रिलेशनशिप है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज है सेंसशिप। सेंसरशिप नहीं, सेंसशिप। मतलब हर व्यक्ति को आज मीडिया में जो जुड़ा है, हर व्यक्ति का एक सेंस बन गया है। नहीं, ये बात कहनी नहीं है, ये बात लिखनी नहीं चाहिए, इस बात को छापना नहीं चाहिए। लिखने वाला लिखने से पहले सोचता है मैं लिखूं या कि इसको इस तरह से कह दूं। ये रोज की बात है, कोई नई बात नहीं बता रहा। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कोई 3 सप्ताह पहले मैंने एक छोटा सा लेख लिखा तालिबान पे। तालिबान तालिबान सारी दुनिया कह रही थी और मुझे उसमें इतना पाखंड नजर आ रहा था कि मैंने एक व्यंग लिखा उसके बारे में। और वह व्यंग मैंने उन अखबारों को भेजा जिन्हें मैं सामान्यतः भेजता हूं, जो हर सप्ताह मेरी बात छाप देते हैं। उस व्यंग में क्या था, आपको 1-2 पैरा उसका पढ़ के सुना देता हूं। इसलिए नहीं कि मेरे को अपना लेख बहुत पसंद है, बल्कि इसलिए कि आपको कहानी बताना चाहता हूं मैं।
तो उस व्यंग का हिस्सा है जिसमें बताया गया था कि देखिए हम तालिबान से कितने परेशान हैं, ये बेचारे अमेरिका वाले जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर तालिबान को खड़ा करने के लिए दिए थे, अब बेचारे तालिबान से कितने परेशान हैं, पूरी दुनिया का पाखंड कितना है तालिबान के बारे में, मैं वो कह रहा था। सो अमेरिका की बात करने के बाद मैं इंडिया पे आया और लिखा, हम भी तो कितने परेशान हैं इन असभ्य तालिबानियों से। हम जो भारतीय नारी के संस्कार का ठेका लेके बैठे हैं, हम जो वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे के हाथ थामे लड़के लड़की को सबक सिखाने चले आते हैं, हम जो जाति के बाहर शादी करने पर लड़का लड़की को पेड़ से लटका देते हैं, हम जो हिंदू मुसलमान लड़के लड़की की शादी रोकने के लिए लव जिहाद विरोधी कानून बनवाते हैं, हम सब अफगान औरतों की आज़ादी को लेके कितने व्याकुल हुए जाते हैं। हम जो कानपुर के रिक्शा ड्राइवर से चिपकी हुई उसकी सहमी बेटी का करुण क्रंदन नहीं सुन सकते। याद है वो बच्ची जो अपने फादर से चिपकी हुई है और उसके पिता को मारा जा रहा है। हम जो कानपुर के रिक्शा ड्राइवर से चिपकी हुई उसकी सहमी बेटी का करुण क्रंदन नहीं सुन सकते, जो उसे जबरन जय श्री राम बुलाकर अपनी धर्म पिपासा की पूर्ति करते हैं, हमें तालिबान की धर्मांधता में बड़ी बदबू आती है। काबुल एयरपोर्ट पर फेंके गए बच्चों की तस्वीर देखकर हमारी आंखें भर आती हैं। हाउ क्यूट। हम जो पीढ़ियों से चूड़ियां बनाने वाले और बेचने वालों से अब उनका धर्म पूछते हैं, उन्हें वीडियो बनाकर मारते पीटते हैं और फिर इस हिंसा के शिकार के खिलाफ ही पुलिस केस करवाकर उसे हवालात में बंद करवाते हैं, हम अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों की अवस्था पर द्रवित हो उठते हैं। हे भगवान। हम जो रोहिंग्या को भारत में शरण देने के सवाल पर पूछते हैं कि हमने कोई धर्मशाला खोल रखी है, हम अब तालिबान के प्रताड़ित हिंदू और सिख के बारे में पूछते हैं, आखिर कौन उन्हें शरण देगा। इस पाखंड के बारे में मैंने लेख लिखा था। मेरा लेख आमतौर पे छपता है, इस लेख को किसी ने नहीं छापा। पिछले 4 साल का मेरा एकमात्र लेख है जिसको उन अखबारों ने नहीं छापा। ये संवाद तक पहुंचा नहीं था, तो आप विचलित ना हो। ये हिंदी के अखबारों का किस्सा है। उन अखबारों ने नहीं छापा। मैंने झक मार के कहा कि चलिए किसी वेबसाइट को दे देते हैं, वो लोग छाप देंगे। प्रोग्रेसिव, सेकुलर, उन्होंने इस लेख को नहीं छापा इस पैराग्राफ के कारण। बहुत संवेदनशील है, ऐसी बातें मत कहिए। मैंने कहा आप लिख दीजिए, व्यंग है ये। नहीं छापा। ये है सेंसरशिप, जो सेंसरशिप से ज्यादा बुरी है। मैंने शुरुआत में एक किताब का जिक्र किया था, हाउ डेमोक्रेसीज डाई। एक दूसरी किताब आई है जॉन कीन और देबाशीष रॉय की, जिस किताब का नाम है टू किल ए डेमोक्रेसी, इंडियाज पैसेज टू डेस्पोटिज्म। भारत के बारे में किताब। पहली किताब भारत पे नहीं थी, यह किताब सीधे सीधे भारत पे है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इस किताब को छापा है। यह किताब बताती है कि भारत में लोकतंत्र की हत्या के जो जो फॉर्मूले दुनिया भर में थे, वो फॉर्मूले आज भारत में कैसे अपनाए जा रहे हैं। यह किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी। पिछले कई महीनों से मैं उस किताब के बारे में पढ़ रहा हूं और इंतजार कर रहा था कि यह किताब इंडियन एडिशन इसका कब आएगा। वो सस्ता होता है, डॉलर वाला खरीदा नहीं जाता। 3 दिन पहले समाचार आया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इस किताब को इंडिया में छापने से मना कर दिया है। दिस इज वर्स देन सेंसरशिप। ये इमरजेंसी में भी नहीं होता था। वो किताब इंडिया में नहीं छपेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रिलीज कर दिया स्टेटमेंट कि हमने इस किताब के कॉपीराइट ऑथर को दोबारा दे दिए हैं, वो अपना छपवा ले। ये इस देश में हो रहा है। इसलिए आज जब हम यहां इकट्ठे हुए हैं संवाद के 37वें जन्म दिवस को मनाने, इस स्वस्थ संवाद के जन्मदिन को मनाते हुए हम उस बीमार मीडिया पे जरूर गौर करें जो आज इस देश में
कई मायनों में अपनी अंतिम सांस ले रहा है। फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया के 180 देशों की फ्रीडम इंडेक्स बनती है, फ्रीडम ऑफ मीडिया। हम अब 142 रैंक पे आ गए हैं। हमारा मीडिया श्रीलंका से कम इंडिपेंडेंट है, श्रीलंका हमसे बेहतर है। बधाई की बात यह कि पाकिस्तान हमसे एक रैंक नीचे है, 142। और हम खड़े होके कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 142 आउट ऑफ 180 रैंक है हमारे देश का फ्रीडम ऑफ मीडिया इंडेक्स में। और पिछले 6 साल में वो रैंक 10 कम हो गया है। पहले 130 हुआ करता था, अब हम 142 पे आ गए हैं। आज समय है, मैं समझता हूं, संवाद का 37वां वर्षगांठ एक समय है संवाद की संस्कृति को याद करने का। संवाद दो तरफा होता है, सूचना लेना, सूचना देना, कहना और सुनना, दोनों मिलकर संवाद बनाते हैं। कहने और सुनने के लिए इच्छा चाहिए, खुला दिमाग चाहिए, और आज के हिंदुस्तान में हिम्मत भी चाहिए कहने के लिए, सुनने के लिए। 37वां जन्मदिन मनाना नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने मना ही लिया है तो आपको मैं शुभकामनाएं दूं। शुभकामना इस बात की कि आपको, संवाद को, कनक टीवी को वो हिम्मत बनी रहेगी जो इस देश में सच बोलने के लिए चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।